अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपका चैप्टर भाभी जान। ठीक है, ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये मुख्तसर अफ़साना। और वो भाभी जान वो एक अफ़साना है, ठीक है, जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत है। और अफ़साना कहते किसको हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये अफ़साना जो होता है किसी भी शख्स की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो मकसद रख के जो काम किया है, उनकी ख़ास ख़ुसूसियात को बयान करना, उनकी ज़िंदगी से अख़ज़ करके और एक तहरीर तैयार करना, यही होता है अफ़साना। एक स्टोरी की तरह होती है ये, ठीक है। इसमें कुछ ख़ास ये कोई बड़ा मौज़ू नहीं है हमारा जिसकी वजह से हम उलझन में पड़ जाएं या फिर कुछ ऐसा मसला हो। बस ये जान लें आप कि एक स्टोरी होती है, लेकिन इस स्टोरी ये कुछ इस तरीक़े से होती है कि इसमें ख़ास चीज़ें ज़िंदगी के मुतालिक जो ज़िंदगी में गुज़री हैं उसकी ख़ास चीज़ें इसमें बयां की जाती हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझ गए हैं और इस चीज़ को आप भी बखूबी जानते होंगे अच्छे तरीक़े से, इसलिए कि आपकी नज़रों से कई दफ़ा गुज़रा होगा, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हासिल होगा, इसलिए कि इसमें कुछ अच्छी बातें दी गई हुई हैं। और उसके बाद फिर इसमें कुछ सदियों पहले के जो अफ़साने हैं उसके बारे में भी बताए गए हैं। ऐसी कुछ ख़ास चीज़ें हैं। ये एक पेज है, तो आप इसको पढ़ लें, ये फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब इधर सुहेल अज़ीम आबादी, ठीक है, सुहेल अज़ीम आबादी। तो यहाँ से हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं सुहेल अज़ीम आबादी से। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़हन नशी हर बात को कर दूँ और इंशाअल्लाह आप भी पूरी कोशिश करें कि हाँ, इसको आप अपने जहन में उतारें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सुहेल अज़ीम आबादी, यहाँ से हम रीड करते हैं और समझते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। असल नाम क्या है इसको अंडरलाइन कर लें और याद रख लें। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई, इतना अंडरलाइन कर लें, ठीक है। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में। वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भितौल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। तो इनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यह भी एक पेज का है, तो इसको आप पढ़ लें और यहाँ से भी आपको अहम जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको जो सवाल इम्तहान में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इसको आप पढ़ लेंगे, एक पेज है। देखिए, मैं इसलिए ये रीडिंग नहीं कर पाता हूँ पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इससे फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि बहुत लंबी वीडियो है, इसको प्ले ही नहीं करना है, जिसकी वजह से जो मेन चीज़ें होती है उसको भी आप छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसे रीडिंग कर लें, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी जो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपके इम्तहान में आते हैं। इधर उधर से कुछ भी नहीं है, जो भी इसमें आप पढ़ेंगे उससे आपके इम्तहान में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है ये अफ़साना भाभी जान, ठीक है, जो कि इतना खूबसूरत अफ़साना है ना। ये भाभी जान की कहानी इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत और इतने दिलचस्प है और इतने मतलब इससे आपको मोटिवेशन मिलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ही इससे आप इंस्पायर्ड हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो मैं कहता हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आप इसे सिर्फ़ इस वजह से ना पढ़ें कि आपकी किताब में आ गया है ये एक चैप्टर तो हम इसे पढ़ लेते हैं, बल्कि इसको पूरे दिलचस्पी के साथ आप पढ़ें, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी जो अभी चल रही है यहाँ से ले कर के आपकी आखिरी मंजिल तक, जब तक कि आप इस दुनिया में बाहयात रहेंगे तब तक कि आपको ये कहानी इस तरीक़े के जो आपको इंस्पायर करने वाली बातें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको सही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए भी ये बहुत खूबसूरत पैगाम होगा और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत राह होगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें इसलिए कि आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और किस तरीक़े से आपके ऊपर गरीबों का हक़ होता है और आप गरीबों की मदद करके कितनी खुशियाँ मिलती हैं,
ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर मिलेंगे, ठीक है। मुझ पे उम्मीद करके इस कहानी को आप एक बार दिल से पढ़ें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछें, ठीक है। तो ये भाभी जान मैंने कहानी पढ़ी। अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से हम इसके जितने भी सवालात हैं उसको हम हल करवा दें, ठीक है। इसके जितने भी सवालात हैं हम उसको हल करवा दें, और उसके बाद फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, समझने में, सवालात में, तो फिर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, फिर उसके तहत मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो शुरू हो जाता है कि जहाँ से सवाल शुरू है, चलिए यहाँ पे कुछ लफ्ज़ माना है, ये भी आप ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। इसलिए कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लफ्ज़ और माना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं तशरीह वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से शुरू होता है मेन पॉइंट हमारा, जो सवाल व जवाब का मामला है, ठीक है। ये देखिए सुहेल अज़ीम आबादी के ताल्लुक़ से ये यहाँ से सवाल व जवाब हमसे शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पहला सवाल है। तो चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं, सवाल को हल करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए पहला सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। तो सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए थे, जैसा कि अभी आपने देखा है, ठीक है। सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम भी मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया था कि सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, ठीक है। उसके बाद तीसरा, सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ था, ठीक है। ये सुहेल अज़ीम आबादी के पहले के अफसानों के पहले मजमूआ बोल रहे हैं ना। तो सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों का पहला मजमूआ चार चेहरे हैं, ठीक है। कौन है? चार चेहरे। गौर से सुने और अपने ज़हन नशी करें। चार चेहरे हैं जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? बताएं। तो सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम भिदौली गाँव के मदरसे में हुई थी, जैसा कि अभी आपको मैंने इनके जो एक पेज थे जिसको मैंने कहा था कि आप इसे रीड करेंगे उसमें बताया। तो ये सारे तो उसके सवाल उसमें ये इन सारों के सारे जवाब मौजूद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा अगला क्या है? मुख्तसर सवालात हैं। तो यहाँ देखें ये क्या है? रुकैया भाभी। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, अच्छा यानी इस कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम तो अख्तर था। जब आप ये पढ़ेंगे तब मालूम होगा उनका नाम क्या था। अख्तर नाम था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? ये भी बासानी आपको, ये सब जहन नशी आपके हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे ना। तो ये बिल्कुल कहानी की तरह है और इसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब आपकी जहन नशी हो जाएंगे, ठीक है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था इसलिए कि वो सियासी आदमी थे, ठीक है। उनको सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, राजनीतिक में, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए उनके ऊपर केस मुकदमे बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था, ठीक है। आम बातें हैं, ये जब पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? वो शिमी नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जो कि बहुत ही गरीब थी, ठीक। उसके माँ बाप तो थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसके माँ बाप सक्षम नहीं थे, उनके माँ बाप के पास इतने दौलत नहीं थी कि मतलब वो तालीम दिला पाएँ अपने औलाद को, ठीक है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन ये रुकैया भाभी की मेहरबानी, रुकैया भाभी वो शिमी लड़की के ख़र्च ख़ुद बर्दाश्त करती थी, उठाती थी और उसे बहुत कुछ सिखाती थी, ठीक है। तो उस लड़की का नाम शिमी था, ठीक है। उसके बाद ये चौथा सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? तो वही शिमी के भाई के MA की फॉर्म भरने के लिए शिमी के भाई की रुकैया भाभी को अपने सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करना पड़ा था, बेचना पड़ा था। फ़रोख्त यानी बेचना होता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी?
ये सब बहुत आसान है, इसलिए कि आप एक बार पढ़ेंगे ना ये कहानी तो आपके जहन नशीं हो जाएंगे। वो क्या करती थी, तो वो ख़त लिखा करती थी, ठीक है ना, ख़त पढ़ा करती थी, लिखा करती थी। चलिए तवील सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, रुक़ैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। दोस्तों जब आप ये पढ़ेंगे, ये कहानी, ये अफ़साना जब आप पढ़ेंगे भाभी जान, तो उनके बारे में आप 10 जुमले क्या बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और यहाँ पे सरापा आपसे खूबसूरती के साथ पूछा जा रहा है कि आप उनके बारे में अहम चीज़ें लिखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो इस कहानी में ज़िंदगी जैसे गुजारे हैं और उन्होंने जो मदद की है उसके बारे में, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में रुक़ैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। आपसे 10 जुमलों में ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इस कहानी से इंस्पायर होंगे तो 10 जुमले क्या बहुत जुमले लिख सकते हैं, लेकिन आपको 10 जुमले ही लिखने हैं, ठीक है। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप इंस्पायर हो जाएंगे और ये आपके ज़हन नशे आ जाएंगे, खुद ये बातें आप लिखने लगेंगे अपने जुमलों में। और अपने जुमलों में ही आपके देखिएगा, आपके पेपर पे जब लिखा होता है क्वेश्चन पेपर पे कि आप अपने शब्दों में ही, आप अपने लफ्ज़ों में ही जवाब दें, ठीक है। तो वो आप अपने तरह से ही इसको जवाब देंगे, कब, जब आप पढ़ लेंगे, ख़ुद समझ लेंगे अच्छे से तब, ठीक है। तो जब आप इसे ख़ुद कहानी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बआसानी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है, रुक़ैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहेल अज़ीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख़याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। ये ख़ुद ब खुद सोचें कि जब ये रुक़ैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहेल अज़ीम आबादी ने पेश किया है इस किताब में, जो ये चैप्टर है आप भाभी जान जो ये पढ़ रहे हैं, तो ये आपको कैसा लगा, इसका मिजाज, इससे क्या हासिल हुआ, ठीक है ना। ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इससे क्या महसूस, क्या नॉलेज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखें और महसूस करें और पढ़ें इसमें और फिर लिखें। यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही है इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है, सोहेल अज़ीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों थे। सोहेल अज़ीम आबादी भी जो ये कहानी जो ये अफसाना लिखे हैं वो भी किसी से मुतासिर थे, और क्यों थे पता है। इसलिए कि सोहेल अज़ीम आबादी मुंशी प्रेमचंद से, उनकी फ़नकारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इसलिए कि उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके बाद उनका जो ज़िंदगी का मामूल था वो भी बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, ठीक है ना। और उनकी जो ख़ासियत ये थी कि जो देहाती माहौल होता है, जो गांव का, जो हमारे हिंदुस्तान के तो ऐसे भी जो गांव मोहल्ले हैं, जो देहात हैं, इन्हीं से ज़्यादा पहचान है और इन्हीं से खूबसूरती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो अपनी ज़िंदगी में चले और अफ़साना लिखे हैं और इन सारी चीज़ों को अपने अफ़सानों में शामिल किया है, ठीक है। अपनी तहरीरों में इन सारे देहात, गाँव, ये सब को शामिल किया है, इसलिए ये सोहेल अज़ीम आबादी उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों। देखिए, अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमने जो पढ़ा है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अफसाना भाभी जो अपने सोने की चूड़ियों को जो फ़रोख्त कर दिया था, बेच दिया था किसी गैर लड़के, किसी और लड़के की पढ़ाई की ख़र्च के लिए, ठीक है ना, किसी और लड़के की फ़ी के लिए, ठीक है। ये मुझे भाभी जान की, रुक़ैया भाभी की ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, ठीक है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, ठीक है। इसलिए कि एक औरत अपने ज़ेवरात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, न जाने वो कितने मुश्किलात से वो पाए होंगे रुक़ैया भाभी, लेकिन फिर भी एक गैर लड़के के लिए पढ़ाई के ख़र्च की फ़ी देने के लिए उन्होंने इसको बआसानी फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। तो इससे और ज़्यादा मुतासिर करने वाली चीज़ क्या हो सकती है इस कहानी में भाई, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल भी हो गया आपका। और ये आखिरी है जो ये पांचवा सवाल, सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम से कम 10 जुमले तहरीर करें। साथ ही ये भी तहरीर करें कि उनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाया हुआ था। देखिए, उनके दूसरे अफसाने का नाम जो है वो अलाउ है और वो उनकी ज़िंदगी में ही शाया हुआ था, ठीक है। और रही बात सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम से कम 10 जुमले तहरीर करने हैं, तो आप ये ख़ुद ब खुद लिख सकते हैं। और क्या लिखना है आपको, जो फर्स्ट पेज जो मैंने आपको सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में पढ़ने को कहा था, बस उसको ही आप पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आप उसी में से 10 जुमले लिख दें, यानी उनका असल नाम क्या था, ठीक है।
उनकी तालीम कैसे हुई, उनके वालिदैन कब गुज़र गए, ठीक है ना, उनके अफ़साने कब शाया हुए, ये सारी चीज़ें 10 जुमले लिख दें बस उनकी ज़िंदगी के मुतालिक। बस इतना ही है ये चैप्टर भाभी जान, बस इतना ही आपको करना है इस चैप्टर में, ठीक है। और ये आपका चैप्टर हो गया मुकम्मल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।